हाय गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आने वाली वीडियो में बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। तो कई दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहा है, मेल भी आ रहा है, कुछ कॉल्स में भी आ रहा है कि आप हमें वो चेकलिस्ट के बारे में बता सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो चेक करना जरूरी होता है अगर हम खुद का अपना घर बना रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जिस बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर या अगर हम अपना घर खुद बनवा रहे हैं तो आगे जाके में वो दिक्कतें ना आए, जैसे कि सीप्लिन, दीमक और टाइल निकल के गिर गई या कभी पीओपी खराब हो गई या किसी ने कुछ बदमाशी कर दी और आपका काम खराब हो गया, आपके पैसे वेस्ट हो गए विद इन अ ईयर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो चेकलिस्ट के पॉइंट बताने वाला हूं जो हम चेक करते हैं कोई भी घर बनाते टाइम, चाहे वो रेनोवेशन हो, चाहे वो एक सिंगल बाथरूम हो, चाहे वो एक सिंगल बालकनी हो। तो ये बेसिकली एक सीरीज होने वाली है जिसके अंदर मैं हर एक एरिया जो घर के अंदर होता है उसको कवर करने वाला हूं कि हम जब किसी साइड विजिट पे जाते हैं या जब अपना घर बनवाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है जो चेक करने होते हैं, जो कि टेक्निकली और आगे ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से काम आता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच पे और मैं हूं इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। और अब मैं ज्यादातर दो टाइप की वीडियोस डालने वाला हूं जिसके अंदर ये कॉस्टिंग सीरीज आएगी और साथ के साथ आपका चेकलिस्ट की सीरीज आएगी। कॉस्टिंग सीरीज के ऊपर अभी मैंने 2-3 वीडियोस डाल दिया, लिंक आई बटन में डाल दिया, वो देख सकते हो कि अगर आप अपने घर में इंटीरियर करा रहे हो या फिर आप किसी नेट पे फोटो देखते हो तो आपके मन में सबसे पहले सवाल आता है कि यार अगर मैं ऐसा इंटीरियर अपने घर में कराऊंगा तो कितना खर्चा आएगा। तो उस सीरीज पे काम चल रहा है और कुछ वीडियोस उसकी आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो मैंने डाल दिया है, आप जाके वैसे देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बालकनी में और धीरे धीरे ऐसे ही हम घर के पूरे एरिया को कवर करते जाएंगे, जैसे कि बालकनी, बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग, डाइनिंग, इसके इंटीरियर पे भी बात करेंगे और साथ के साथ इनकी चेकलिस्ट पे भी बात करेंगे कि इनमें क्या क्या चीज देखने के लिए जरूरी होती है। तो सबसे पहले बालकनी में जो हम पॉइंट आज डिस्कस करने वाले हैं वो होगा बालकनी का स्लोप, बालकनी के ड्रेनेज सिस्टम, बालकनी में लगने वाली रेलिंग, बालकनी का ब्रिक वर्क, बालकनी में टाइप्स ऑफ रेलिंग और कुछ बालकनी के डिजाइन्स। तो बेसिकली इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में बांटा है जिसे हम कहते हैं रॉ फेज और एक होता है आपका इंटीरियर फेज। रॉ फेज में वो हो गया जहां पे आपका सीमेंट, बदरपुर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल के जो पॉइंट्स हैं जो कंसील्ड हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं, वो होता है रॉ फेज। और इंटीरियर फेज होता है कि जब रॉ फेज खत्म हो जाता है उसके बाद जो फिनिशिंग है जिससे कि आपकी अपीलिंग आने वाली है, वो हो गया हमारा इंटीरियर फेज। तो इनको मैंने ऐसे दो हिस्सों में बांटा है जिससे कि आपको समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले बात हम करते हैं रॉ फेज की। अब रॉ फेज में सबसे पहले क्या आता है कि अगर हम बात करें तो अपनी जब आपने घर बनता हुआ देखा होगा तो बालकनी में एक प्योर लेंटर होता है जिसके चारों तरफ कुछ नहीं होता है और लेंटर के बाद ही भी बाकी फिर सारी चीजों में होनी शुरू होती है। तो अगर मैं रॉ फेज में बात करूं तो लेंटर में सबसे पहले हमारा काम शुरू होता है प्लम्बिंग पाइप्स का, कि अगर बारिश आती है तो हमारा बालकनी का सारा पानी कहां जाने वाला है और किस पॉइंट पे जाने वाला है और वो वहां से कैसे बाहर निकलने वाला है। अब जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो, जो स्लोप है वो अपोजिट बना दिया है कि पानी जाना था किस पॉइंट पर, चले गया किस पॉइंट। दूसरी फोटो में देखो कि बालकनी का जो पानी है वो आपके रूम के डोर के नीचे आके इकट्ठा हो गया है और वो पानी कहीं और निकला है। ये बेसिकली मैंने देखा है कई जगह पे, जब मैं साइट विजिट में भी जाता हूं तो कुछ आर्किटेक्ट्स भी थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, एक ट्रिक्स है जिसको आपको ध्यान रखना है सो दैट कि आपके घर में जब भी बारिश हो और वहां अगर आप अपना एक कप ऑफ टी ले रहे हो तो वहां बारिश की एक भी बूंद फ्लोर में इकट्ठी ना हो, जिससे कि जो वो गीला गीला किचकिच सा हो जाता है वो फील ना आए। तो देखो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बालकनी की होती है वो होती है आपके रेन वाटर पाइप की लोकेशन, कि आप रेन वाटर पाइप को कहां लगाने वाले हैं। तो अगर मैं आपको एक स्केच या फोटो की तरह समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि हम रेन वाटर पाइप को कहां कहां से लेके जा सकते हैं। तो अगर मैं बालकनी की लेंथ की बात करूं कि अगर आपकी बालकनी की लेंथ 10 फुट से ऊपर है तो उसमें हमें डेफिनेटली 2 रेन वाटर के पाइप डालने पड़ेंगे सो दैट कि आपका जो पानी है वो इजीली आधे आधे पोर्शन का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होकर 2 पॉइंट से निकल जाए। अब ऐसा क्यों 10 फुट के अंदर अंदर क्यों नहीं, वो इसलिए क्योंकि फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पानी को ले जाने के लिए हमें टाइल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा उठाना पड़ जाता है। अगर वो हम उठाएंगे तो उससे नुकसान क्या होगा कि टाइल के नीचे हमें जो प्लास्टर देते हैं जिसके हम बेस बनाते हैं उसकी हाइट ज्यादा करनी पड़ेगी, जिससे घाटा क्या होगा आपका कि जो इन फ्यूचर में वो टाइल उस प्लास्टर मोटार को छोड़ देगी और टाइल अपने आप बाहर निकलने लग जाएगी। और दूसरा घाटा क्या हो सकती है, जो ग्राउंड है उसके वो इजीली खुलने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करेंगे अपन कि अगर 10 फुट से ऊपर की हमारी बालकनी की जो लेंथ है वो है तो हम उसमें डेफिनेटली 2 रेन वाटर पाइप तो डालेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि वो 2 रेन वाटर के पाइप कहां डाल सकते हैं। देखो उसके लिए ऑप्शन एक ही है कि आप कोशिश ये कीजिए एक्सट्रीम दोनों के कॉर्नर्स में पानी आ जाए। तो उससे फायदा क्या होगा कि जब आप अपने रूम का डोर खोलोगे और बालकनी में एंट्री करोगे तो दोनों पॉइंट्स जो है वो एक्सट्रीम कॉर्नर्स में आ जाएंगे, एक लेफ्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में। तो जो टाइल वाला होगा वो स्लोप को इजीली मेंटेन करेगा
वो क्या करेगा, आपके बेडरूम, अगर आपके 2 बेडरूम है बालकनी में, 2 ओपनिंग्स है, तो वो उन दोनों की तरफ से आधा लेफ्ट में डाल देगा, आधा राइट में डाल देगा स्लोप को। जिससे फायदा क्या होगा, जैसी बारिश होगी पानी सीधा कॉर्नर्स में चले जाएगा और दोनों रूम्स वालों के सामने जब अपनी बालकनी में आएंगे, खड़े होंगे, तो वहां पे उनको फ्लोर में पानी नहीं दिखाई देगा। अब आता है सेकंड पॉसिबिलिटी। मैंने कई जगह देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जो 2 बेडरूम्स के बीच की जगह होती है वहां पे उन प्लंबिंग पाइप्स को उतार देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही गलत हो जाता है और इसमें क्या होता है कि पूरा लेफ्ट और राइट से जो सारा पानी है वो एक पॉइंट पे आएगा बीच में। तो होता क्या है, जो आपका डोर और विंडोज है वहां पे जब आप निकलोगे तो पानी कई बार इकट्ठा हो जाता है वहां पे साइड में। तो वो मैं तो कहूंगा कि अवॉइड करो। लेकिन अब आप कहेंगे कि यार सर हमारे यहाँ तो डला हुआ था, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, अब तो सारी पाइपिंग हो चुकी है, तो डोंट वरी। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं कि जो बेडरूम है दोनों बेडरूम्स के, तो अगेन आपको लेफ्ट कॉर्नर और अगेन राइट कॉर्नर उसके टाइल को स्लोप को मेंटेन करते हुए उन्हीं कोनों में स्लोप बना देना है और एक छोटा साइज का पाइप आपको उस टाइल के नीचे दबा देना है। तो होगा क्या, फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर से वहीं पानी उसी बालकनी में उसी तरफ से ड्रॉप होगा और पाइप्स के थ्रू आपके सेंटर के रूम्स के जो सेंटर में आपने मेन पाइप डाला है वहां पे आएगा। इससे फायदा क्या होगा कि लेफ्ट और राइट का एक्सट्रीम पानी जो है वहीं से वहीं पाइप के थ्रू आपके सेंटर पाइप में आ जाएगा। तो फायदा ये अगेन कि उस वाला जो बालकनी को जो हम टाइल के ऊपर से पानी सेंटर में लेके आने वाले थे वो उन्हीं से वहीं से नीचे के नीचे ही पाइप में आ जाएगा। तो अगेन आपके रूम्स के सामने जो पानी इकट्ठा होता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें और भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर मैं इसको सबको डिटेल में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि अगर मैं अकेले बालकनी की बात करूं तो बालकनी में यार कम से कम नहीं तो 20 पॉइंट होते हैं जो हमें चेक करने रहते हैं। तो अगर वो मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होएगा और यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तभी मुझे लगता है कि हाँ यार जो मैं कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ वो आपको अच्छा भी लग रहा है। अब कई जगह मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं, रेन वाटर पाइप को दीवार के अंदर कंसील्ड करके उतार देते हैं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। इससे क्या दिक्कत क्या आ जाती है, कल को अगर पानी में कोई लीकेज या कोई जॉइंट खुल गया तो फिर उसको रिपेयर करने की बहुत दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि सर अगर हम इसको दीवार में कंसील नहीं करेंगे तो फ्रंट एलिवेशन में दिखाई देगा, जिससे कि घाटा क्या होगा कि हमारा जो एलिवेशन दिखने वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप एक क्या कर सकते हो, उधर आर्टिफ जैसे हर कॉर्नर में बालकनी पास कॉलम मिलता है और अगर कॉलम नहीं है तो आप ब्रिक वर्क का एक अलग से आर्टिफिशियल डमी कॉलम बना सकते हो या एसीपी से क्लैडिंग कर सकते हो और उसके अंदर पाइप चला जाएगा। जिससे कि फायदा क्या होगा, अगर आपने यहाँ बिल्डिंग्स में आप रह रहे हैं तो आपने देखा होगा अलग से एक शाफ्ट जरूर दी जाती है। फायदा क्या होता है कि कल को अगर जॉइंट खुला तो आपके फ्लोर के नीचे वाले में, आपके फ्लोर पे बालकनी में सीलन नहीं आएगी। और कल को अगर पाइप का जॉइंट खुला भी तो आप इजीली उसको खोल के रिपेयर करवा सकते हो, जिसमें खर्चा आपका कितना आएगा, 400 से 500 रुपए के आसपास। तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ध्यान रखना है कि बालकनी में जो फ्लोर में ट्रैप लगता है वो ट्रैप जरूर लगाना है। मैंने कई जगह देखा, पता नहीं इतना तो महंगा कोई ट्रैप भी नहीं आता, 150-200 रुपए का आइटम है, लोग पता नहीं क्यों नहीं लगवाते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्टर को ऐसी क्या खास दिक्कत आ जाती है। तो ट्रैप लगाओ। मैंने कई जगह देखा वॉल के अंदर ही पाइप का एक टी निकाल के छोड़ देते हैं और चाहते हो घुटाई मसाला जो लगाना होता है वो लगा देते हैं। तो ये पॉइंट को फॉलो नहीं करना है, आपको एक ट्रैप जरूर लगाना है। ट्रैप लगाने के बहुत से फायदे होते हैं। अब कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं ऐसा स्लोप अच्छा मेंटेन होता है, मिट्टी साथ के साथ निकल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो उसके सामने आप जाली लगाते हो वो जाली को भी ब्लॉक करता रहेगा, कूड़ा करकट जो भी उसके सामने आता रहेगा। अब मान लो आपके टेरेस है और टेरेस पे आपने बिना ट्रैप की जगह पे वो डाल दिया जो सीधा पानी नीचे जा रहा है, उससे घाटा क्या होगा, आप हो सकता है आप टेरेस को बहुत कम एक्सेस करते हो, तो उससे दिक्कत क्या हो सकती है, कल को अगर वहां पर कोई हेयरलाइन क्रैक आ गया, जॉइंट खुल गया तो आपको पता नहीं चलेगा और वहां से साइडों से पानी आता रहेगा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे काम देखे हैं और मैं साइट विजिट करता रहता हूँ, कॉल पे भी देखता हूँ, तो यही वहाँ पे मुझे मिलता है। तो अगर आपका घर अभी नहीं बना है तो इस चीज़ पॉइंट को ध्यान रखो और वहाँ पे बालकनी में आप ट्रैप जरूर दो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं यहीं से बैठे बैठे भी देख लूंगा और आपके काम को डेफिनेटली गाइड भी कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइल लगाने की बारी, कि हम जब टाइल लगाते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बालकनी में 2 या 2.5 इंच का ही मैक्सिमम मोटार बेड आए, उससे ज्यादा मसाला ना है, क्योंकि हमारी जो वो बालकनी है ना वो डायरेक्टली वेदर के साथ एक्सपोज होने वाली, तो वहाँ पानी आएगा और धूप बारिश, उसको बहुत सी चीज़ें सहनी। अगर 2 इंची से मोटार बेड ज़्यादा हो जाता है तो फिर आगे जाके थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो कोशिश करो कि 2 इंची का बेड से ज़्यादा ना हो, तो स्ट्रांगली वहाँ पे स्टिक रहे, साउंड ना आए उसमें से और वो अच्छी ड्यूरेबल चले। तो ये तो हमारा पॉइंट हुआ कि हम सीपेज की पॉसिबिलिटीज़ में जो बालकनी से आ सकती है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये तो होगा हमारा पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 क्या हुआ कि हमें टाइल आगे जाके हमारी ना उखड़े, तो उसके लिए हमें क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आता है पॉइंट नंबर 3, रेलिंग। दैट्स राइट, रेलिंग बहुत ही सेफ्टी का कंसर्न पार्ट है। आप लोग क्या करते हो कि सिर्फ डिजाइन देखते हो, फोटोज देखते हो, अरे वाह कितनी सुंदर लग रहा है और ये कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हो सीधा काम करा लेते हो, बट जो चीज पे आप ध्यान नहीं देते वो ये है कि रेलिंग की क्वालिटी क्या है और जो वो रेलिंग लगा रहा है क्या उसे वो ढंग से फिक्स कर रहा है।
नहीं तो आप न्यूज पे जाके देख सकते हो, गूगल में सर्च करोगे, बसई करके एक गांव है जहां पे रेलिंग लगी है, गूगल कर सकते हो कि बसई में ये इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 लोग की डेथ हो गई। 3rd फ्लोर से उनकी बालकनी की रेलिंग, तीनों के तीनों गिर गए और वहां से उनकी डेथ हो गई। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना। तो रेलिंग का डिजाइन चाहे आप 1 लाख वाला ले लो, 1 करोड़ वाला ले लो या 10 करोड़ वाला ले लो, आपको ध्यान क्या रखना है कि उस रेलिंग को जो फिक्स किया गया है, क्या वो ढंग से फिक्स किया गया है कि नहीं, चाहे उसमें अब वो ग्लास लगने वाला है या कुछ भी लगने वाला है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूं कि इसको ध्यान रखो। अगर आपको नहीं समझ आता आप हमें कॉल कर सकते हो। कई बार कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि बहस करता है कि भाई नहीं ये जी हमने सही लगाया है, नहीं जी हम तो 10 साल हो गए काम करते हैं और हमें क्या है, तो ऐसे आप उसे नहीं समझा पाते। तो आप हमें फोन कर लो, हम वीडियो कॉल पे देख लेंगे और हम आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। और ये कौन कौन से एरर्स होते हैं मैंने ऊपर एक वीडियो का लिंक डाला है, आप जाके देखो कि जब हम साइट विजिट पे जाते हैं तो किस किस टाइप का हमें एरर मिलते हैं। अब जो रेलिंग हम लगाते हैं वो रेलिंग हम 3 टाइप से लगा सकते हैं, जिसमें एक स्टेनलेस स्टील विद ग्लास होता है, लोहे की जो रेलिंग लगती है, और तीसरा एल्यूमिनियम की भी होती है। बट एल्यूमिनियम को हम इस पॉइंट में कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही कम घरों में लगती है। बट अगर आप कहेंगे तो मैं डेफिनेटली इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अब हम बात करते हैं एसएस में और एमएस में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लोहे वाली रेलिंग की। अब इसमें लोहे वाली रेलिंग में जो पॉइंट चेक करने का होता है वो 2 पॉइंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। एक ये, क्या जो उस पाइप की क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब कि थिकनेस जो है, मतलब कि हैवी पाइप है या नहीं है, हल्का पाइप तो नहीं है। दूसरा, जो पाइप को एजिस से फिक्स गया है और फ्लोर में फिक्स किया गया, अगर ये रेलिंग खड़ी हुई है तो इस रेलिंग के बॉटम को कैसे फिक्स गया है और जो रेलिंग के एंड्स है इसको कैसे फिक्स किया गया है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूं वो नॉर्मल हर कोई अच्छी लगाता है, उसमें ऐसा कोई खास फर्क नहीं आता है, वो इजीली आपको सिर्फ देख के पता लग जाता है। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखो कि मैं पॉइंट क्यों डिस्कस कर रहा हूं। अब ये रेलिंग देख रहे हो, ये ऐसे हाथ से हिल रही है। कई बार आपने देखा होगा कि स्टेयर केस के अंदर भी रेलिंग लगी होती है जो वुड और लोहे से बनी होती है, उसको आप ऐसा ऐसा हाथ पकड़ के लाओगे तो इजीली पूरी रेलिंग हिलती है। अब उसके भी पीछे एक छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो अगर हम करते हैं, जिसमें खर्चा ज्यादा नहीं आता है, 400-500 रुपए के खर्चे पे वो रेलिंग हिलना बंद हो जाती है। तो अब एमएस की रेलिंग में आपको क्या चीज देखनी है, अगर तो आपका नया घर बन रहा है तो जनरली हमारी जो रेलिंग का डिजाइन क्या होता है कि अगर पीछे से एक वॉल आती है और वॉल पे सामने सामने रेलिंग लग जाती है। तो हमें अगर नया कंस्ट्रक्शन है तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो जो रेलिंग है वो कंक्रीट से जाम हो और उसका जो पाइप है वो कम से कम 2.5 से 3 इंच ब्रिक के अंदर जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा एक ब्रिक वर्क का पट्टा है, ये हमारा रेलिंग है, तो हमें ये पाइप जो है ये ब्रिक वर्क के इतना अंदर 3 इंची से के आसपास या 2.5 इंची के आसपास बिल्कुल जाना चाहिए और ये चारों तरफ से कंक्रीट से पैक हो जाना चाहिए। सेम ऐसे हमें उस तरफ करना है। अब आती है बात उसके नीचे की ब्रीथ की। अगर कि नीचे भी ब्रिक वर्क हो रखा है जो हम करीब 6 इंची 10 इंची 1 फुट तक लोग उठवा लेते हैं, वो डिपेंड है, वो आपकी कॉल, आप कितना भी उठवा सकते हो या कितना भी बिलो रख सकते हो। उसके ऊपर जो हमारा वर्टिकल्स, उसके जो रेलिंग के डंडे होंगे जो फिक्स होंगे, वो भी अगेन ऐसे ही कंक्रीट से जाम होने चाहिए। ये तो हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 है कि ब्रिक वर्क हो चुका और बाद में आप रेलिंग का डिजाइन चेंज करवा रहे हो या नई रेलिंग लगवा रहे हो, तो मैं तो कहूंगा कि कंक्रीट में जाम कराओ। बट अगर वो नहीं करा पाते हैं, किसी भी चीज से हम अटक जाते हैं, तो हमें क्या करना है, अगर ये रेलिंग का पाइप है तो उसके हम सामने एक ऐसा स्क्वायर प्लेट लगाएंगे और इस स्क्वायर प्लेट को हम वॉल पे लगा के क्लैड करके उसको फास्टनर से जाम कर देंगे, जिसमें 2 छेद होंगे। 2 फास्टनर भी लगवा सकते हो आप, 4 भी लगा सकते हो, बट 2 फास्टनर लगते हैं तो वो अच्छा हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। तो ये जरूर देखना भैया, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना कि कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है आपको बोल रहा है नहीं नहीं जी ये वो, ना 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 ना, इसमें बिल्कुल मत मानना, क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हम भी इंटीरियर डिजाइन करते हैं, हम भी सारे काम कराते हैं, सुपरविजन भी कराते हैं, बट मैं हमेशा कहता हूं कि इंटीरियर आप कहीं से भी करा लो, मुझसे भी मत करो, मैं तो कहता हूं किसी से भी करा लो, लेकिन साइट सुपरविजन कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम एक चीज को देखते हैं, आप देखोगे कि हाँ भाई बालकनी की रेलिंग लग रही है, हाँ भाई ये तो डिजाइन लग रहा है, ठीक है अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम वहां पे देखते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक पॉइंट की लोकेशन भी देख डालते हैं, प्लम्बिंग के पाइप देख डालते हैं, सॉल्वेंट कौन सा लग रहा है पाइप पे वो देख डालते हैं, मिस्त्री क्या कर रहा है वो देख डालते हैं, टाइल में मसाला क्या लग रहा है वो देख डालते हैं, हम वो छोटे छोटे टेक्निकलिटी को सारे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ एमएस। अब जो फिक्सिंग प्रोसेस जो मैंने आपको लोहे की रेलिंग में बताया, ये सेम जाएगा आपकी एसएस की रेलिंग में। लेकिन एसएस की रेलिंग में किस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, जो कि आपका एसएस का पाइप होगा। अब एसएस की रेलिंग के डिजाइन काफी बनते हैं, जो कि कोर एसएस में बन सकती है, नहीं तो ग्लास में बन सकती है। आजकल डिजाइन क्या चल रहे हैं कि अगर हम कोर ग्लास की रेलिंग ले रहे हैं तो उसमें पूरा ग्लास दिखेगा, जो कि अगेन मुझे बहुत सुंदर लगती है, बहुत अपीलिंग लगती है वो। मैं फोटोज के थ्रू भी आपको दिखा देता हूं। और लोग कमेंट करते हैं कि यार आप फोटो बहुत छोटे शॉर्ट टर्म के लिए दिखाते हो, तो उसके लिए सॉरी। अब के मैं पूरी फोटो लंबे टाइम तक यार दिखाऊंगा आपको। तो इस ग्लास के ऊपर ये रेलिंग देख रहे हो, और ये बहुत देखो सिंपल लगती है, बहुत सोबर लगती है। मेरे को तो, मेरा अगर लगाऊंगा तो डेफिनेटली या तो ये लगाऊंगा, नहीं तो मैं रॉट आयरन की लगाऊंगा, जो कि आप डिजाइन देख रहे हो। मुझे बहुत ये दोनों बहुत पसंद है। अगर एंटिक फील चाहते हो तो ये, और बिल्कुल ट्रेंडी या वेस्टर्न फील चाह रहे हो तो ये लगाना पड़ेगा।
अब इसमें जो चीज ध्यान रखने वाली है, ग्लास का थिकनेस 8 से 10 mm होना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद अगर मान लो आपने अपनी ग्लास जो आपका दिखने वाला है वो 2 फुट का ग्लास दिखने वाला है, तो उस ग्लास को कम से कम 6 इंची फ्लोर के नीचे जाना पड़ेगा। अब ग्लास की रेलिंग के भी लगाने के बहुत से तरीके हैं, तो ये हो गई हमारा रेलिंग का प्रोसेस। अब स्टेनलेस स्टील में एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर तो घर के अंदर आप एसएस की रेलिंग लगा रहे हो इंटीरियर में, जहां पे धूप और पानी का कुछ नहीं आने वाला है, वेदर के सामने डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होने वाली है, तो वहां पे 2 ग्रेड आते हैं। तो उसका जो ग्रेड होता है वो होता है 202, मतलब उसके ऊपर सूरज और पानी अगर गिरेगा तो वो रस्ट पकड़ लेगी। तो बेसिकली एक थोड़ा सा एनहेंस वर्जन, लोअर वर्जन होता है स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी का। और अगर आपको बाहर लगानी है तो वो 304 पे लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे यार चेक कैसे करना है, अभी बेसिकली ये उन्हीं को बोलो कि केमिकल साथ लेके आए, आपको कहीं नहीं जाना है। आप अगर जाने लगे और केमिकल ढूंढने लगे तो मिल लिया कि वो कहाँ है क्या नहीं है, तो आप उसको सिंपल सा बोलो भैया आप अपना केमिकल साथ लेके लाओ और मुझे पेपर पे वो चेक करा के दिखा देना। और कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, जैसे अगर आपने साइंस में देखा होगा लिटमस पेपर जैसे आता था, वो एक ही उसी टाइप की एक स्ट्रिप आती है छोटी सी, वो स्ट्रिप को लगाएगा केमिकल से, वो दोनों पे टच करके देख लेगा और डेफिनेटली वो कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि हाँ हमारा ये ओरिजिनल ग्रेड का पाइप है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो आप रेलिंग के नीचे जो हम एक बेस बनाते हैं जो कि ब्रिक वर्क का होता है, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि वो ब्रिक वर्क के ऊपर पूरे तक टाइल लगे और टाइल के ऊपर से आके पत्थर लग जाए। टाइल नहीं लगानी, क्योंकि टाइल के साइडों से जब पानी जाता है तो टाइल जल्दी पकड़ छोड़ देती है, जबकि स्टोन में वो प्रॉब्लम नहीं आती है। और वो जो स्टोन की टक्कर होगी उसको हाफ राउंड मोल्डिंग में फिनिश करा लो, जिससे कि पानी जो है वो ट्रेवल करके बिनीथ में नहीं जाता है। कि अगर हमारा ये पत्थर का टक्कर बाहर निकल रहा है, ये हमारी दीवार है, तो जब बारिश ऊपर से गिरती है तो वो पानी ऐसे आएगा, ऐसे राउंड होगा, यहां तक आएगा और नीचे गिर जाएगा। तो ये जो पीछे वॉल है ये पानी यहां तक नहीं आएगा। लेकिन टाइल के केस में क्या होता है, टाइल बिल्कुल हमारा फ्लैट होता है एकदम, बिल्कुल ऐसे 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 होती है टाइल हमारी। तो जब पानी आएगा यहां पे आएगा तो वो नीचे गिरने की वजह ट्रैवल करता हुआ पीछे चला जाएगा, जिससे कि क्या घाटा होगा आपका कि वो पानी धीरे धीरे टाइल के नीचे जाता रहेगा और टाइल कुछ दिनों बाद अपनी पकड़ छोड़ देगी। तभी आपने कभी देखा होगा बाउंड्री वॉल के टॉप पे स्टोन जब रखते हैं तो उसको हाफ राउंड मोल्डिंग में फिनिश किया जाता है, या डबल टिक्कर की मोल्डिंग हम उसमें लगा देते हैं। तो कोशिश करो, डबल को मैं कहूंगा थोड़ा सा अवॉइड करो, आपका खर्चा भी बच जाएगा और साथ के साथ उसको हाफ राउंड मोल्डिंग जरूर करवा दो। लेकिन अगेन और ध्यान रखना है कि जहां पत्थर आपस में फिक्स होने वाले हैं उसका जो जॉइंट होगा उसको बहुत अच्छे से फिल करवाना, वो भी सिर्फ और सिर्फ एपॉक्सी ग्राउट से। कई बार मैं कहता हूं कॉस्ट कटिंग कैसे करनी होती है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि नॉर्मल ग्राउट लो, ग्राउट वाला हार्डनर ले लो, क्योंकि एपॉक्सी ग्राउट तो बहुत महंगा आता है, वो करीब 2500 या 3000 रुपए पर केजी आता है। तो बाथरूम्स में आप ये कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, फ्लोर के इंटीरियर्स में कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां धूप और पानी टेम्परेचर का बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है, वहां पे आपको कोर एपॉक्सी लगाना है, जबकि 1 किलो एपॉक्सी में ही आपकी सारी बालकनी 1-2 फ्लोर का ही काम हो जाएगा। तो अगर आधा किलो का जो पैक आता है वो भी ले सकते हो, सारे उसमें जॉइंट्स फिलअप हो जाएंगे। इसको आप इंटीरियर में भी लगा सकते हो, बाथरूम में भी लगा सकते हो, लेकिन कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा अगर कॉस्टिंग बचानी है तो उसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो आप पूरे घर में भी करा सकते हो। तो ये तो हमारा रॉक और इंटीरियर का पॉइंट होता है खत्म। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि बालकनी का डिजाइन कैसे, वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, वीडियो आप जाके देख सकते हो कि बालकनी में सुंदर से सुंदर डिजाइन बनाने की कॉस्टिंग कितनी आती है, वो आप वहां से देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो यार रेलिंग की डिजाइन कैसे होती है, क्या आंसर सुंदर लगता है, क्या देखना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा अगर आप कहोगे, कमेंट में डालोगे तो। और वीडियो को लाइक जरूर करो। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि जो आपके बाहर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स कैसे ऑपरेट होने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ का, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा टेक्निकल नहीं लगाना है, 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी बालकनी की लाइट्स हैं, अगर आपने बालकनी को अच्छा डेकोरेट किया है, कई बार आप बेड पे लेटे हो तो आपको अच्छा व्यू चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, 2-वे स्विच डलवा लेना, अंदर से ही जो लाइट बाहर के अंदर से ऑपरेट हो जाए। दूसरा, आपको जहां पे आपका सिटिंग एरिया है वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें चेयर वगैरह अगर डालने जा रहे हो या ग्रास डाल के उसी ऊपर डेक पे बैठने वाले हो, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट होगा उसकी जो हाइट है वो कम से कम 4 फुट होनी चाहिए, सो दैट कि बारिश की जो बौछार है वो सीधा अंदर ना आए। पर मैं तो देखो स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ठीक है, 1 मीटर 50 पे जो रखते हो ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 फुट 3.5 फुट के आसपास। बट मैं कहूँगा यार थोड़ा सा इसको ऊपर रखोगे उतना ही ज़्यादा बेटर है, तो 4 फुट के आसपास रख लो, वो एक सफिशिएंट हाइट भी आपको मिल जाएगी। तो आप अगर चार्जिंग पॉइंट वहाँ पे लगाओगे इजीली आपको चार्जिंग भी मिल जाएगा। अगर आप अपना कॉफ़ी पी रहे हो, नॉवल पढ़ रहे हो, लैंप लगा रहे हो, तो इजीली वहाँ से आप प्लग एंड प्ले कर सकते हो। और इस साल के एंड में, अगर अभी तक आप देख रहे हो वीडियो को, इस साल के एंड में मैं बहुत सा एक अमेजिंग ऑफर लेके आने वाला हूँ, जिसमें इंडिया का हर बंदा उस ऑफर को ले पाएगा, आई गारंटी। जिसकी कॉस्ट इतनी बेयर मिनिमम मैंने रखी है कि इजीली आपकी क्वेरीज आपके सॉल्व आप डायरेक्टली मुझसे, मेरे कोऑर्डिनेट से डायरेक्टली बात कर सकते हो, जिसमें बीच में कोई कॉलर की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ 1 टाइम कॉल और आप डायरेक्टली हमसे जुड़ जाओगे।
और अगर उस ऑफर के साथ आप जुड़ना चाहते हो, क्योंकि इसमें हम पहले 700 क्लाइंट्स को ही दे पाएंगे, अगर आप उस ऑफर में जुड़ना चाहते हो तो इस नीचे लिखे हुए नंबर पे सिर्फ एक व्हाट्सएप पे यस लिख के छोड़ देना। आप कॉल करोगे तो उस पर कॉल नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ यस लिख के छोड़ दो, तो पहले जो 700 क्लाइंट्स हैं मैं और मेरी टीम उन्हीं से बात कर पाएगी। टिल देन गुड बाय।